हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हमारी लगातार प्रस्तुत होती जा रही है और ऐसे ही प्रस्तुत होती रहेगी, क्योंकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। टॉपिक वाइज भी स्टडी हम कर रहे हैं और उसके एमसीक्यू फॉर्मेट के भी प्रश्न हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारी संसद पार्लियामेंट से संबंधित है, जिसमें हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। एक तरफ हमने संसद के क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया और एक तरफ हमने जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यसभा और लोकसभा को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज की जो सीरीज होगी उसमें आज हम क्लास नंबर जो 15 जो हमारा रहेगा उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम सिर्फ आज हम राज्यसभा और लोकसभा के ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन सभी पूछे गए उन सभी की बात करेंगे। और उससे पहले हम राज्यसभा से कंप्लीट टॉपिक को भी देखेंगे, किस प्रकार से हम काम करते हैं राज्यसभा और लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपके ठीक है कोर्स अगर आपको लेना है तो आप कोर्स भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका बहुत नजदीक आ चुका है और आप यहाँ से कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न तो हैं ही हमारे यहाँ पर सेगमेंट में, लेकिन आज के लिए आपके लिए क्या खास होने वाला है, तो चलिए आज हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। यानी कि संसद, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो देखिएगा संसद की बात आज हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? संसद, यानी कि बात आज होगी आपके पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की अगर हम बात यहां से करें, ठीक है, तो देखिएगा पार्लियामेंट पे हम चलते हैं यहां से। संसद, भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो भारत की संसद को पार्लियामेंट ही कहते हैं। क्या कहते हैं भारत की संसद को? तो भारत की संसद को पार्लियामेंट ही कहते हैं। जैसे आता है पेपर में आपके कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, ब्रिटेन की संसद क्या कहते हैं, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं। ये सभी प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो देखिएगा संसद के कितने पार्ट हैं आपके, तो संसद के सबसे पहले तो राज्यसभा आता है संसद में। उसके बाद अगर बात करेंगे फिर आता है हमारा लोकसभा, और फिर आपका आता है राष्ट्रपति। यानी कि तीन पार्टों में हमारे संसद चलती है। फिर आते हैं आपके राष्ट्रपति जी। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या संसद के तीनों सदस्य हैं, लोकसभा भी सदस्य है, राज्यसभा भी सदस्य है और आपके राष्ट्रपति के तीनों सदस्य हैं संसद के? तो देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अब अभिन्न अंग के पास कितनी सारी पावर है, ये आपने देखा है राष्ट्रपति के टॉपिक में कि राष्ट्रपति के पास कितनी सारी पावर है, ये सब आपने राष्ट्रपति के टॉपिक में देखा था। ठीक है, अब देखिएगा लोकसभा की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 81 में क्या है, लोकसभा है आपकी। आर्टिकल नंबर अगर हम 80 की बात करें, 80 की बात करें तो क्या हमारा राज्यसभा है। और आर्टिकल नंबर अगर हम 79 की बात करें, अनुच्छेद नंबर अगर 79 की बात करें तो उसमें किसका है, संसद का गठन किया गया है। ठीक है, किसका गठन किया गया? संसद का गठन किया गया। तो यहां से देखिएगा अभिन्न अंग की। ठीक है, अब हम अलग अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। देखिएगा संसद की अगर हम बात करें, संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार का विधीय अंग है। संसद जो है वो केंद्र सरकार का विधीय अंग है। देखिएगा स्टेटमेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग है यानी कि विधायिका के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? विधायिका के रूप में कार्य करती है। आपके अगर संघ की बात करें कि संघ की विधायिका को क्या कहते हैं, ये देखिएगा प्रश्न सभी आपके बनते हैं कि संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं। तो एक आपके संघ की विधायिका होती है, और अगर यहीं पर पूछा जाएगा पेपर में कि राज्य की विधायिका को क्या कहते हैं, तो संघ की विधायिका क्या कहलाती है? तो संघ की विधायिका जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, संसद कहेंगे। और राज्य की विधायिका को क्या कहेंगे? तो राज्य की विधायिका को हम क्या कहेंगे, यानी कि संघ की विधायिका को अगर हमने संसद कहा तो राज्य की विधायिका को हम क्या कहेंगे, विधानमंडल कहेंगे। और ये हम क्लियर करेंगे आपके राज्यों में भाग नंबर 6 में। इसमें क्लियर करेंगे, भाग नंबर 6 में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा वो किससे संबंधित है, आपके राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। तो राज्य की विधायिका क्या होगी, विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो आपकी होती है विधान परिषद, विधान परिषद,
और एक आपकी होती है विधानसभा। एक होती है विधान परिषद और दूसरी होती है आपकी विधानसभा। ठीक है, ये आपके विधानमंडल संसद के हमने दो पार्ट पढ़ी ली हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं संसद के। अब देखिएगा, अगर हम यहां से देखें कि जैसे, ठीक है, अगर हम संसद की फिर से बात करें कि संसद, तो संसद के दो पार्ट होते हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा होता है और क्या होता है, लोकसभा होता है। दो पार्ट होते हैं संसद के, यानी कि राज्यसभा हो गई और आपकी लोकसभा हो गई। दो पार्टों पर ही निर्भर होती है आपकी संसद। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति होता है अभिन्न अंग, यानी कि संसद का अभिन्न अंग क्या है, राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति के फैक्ट को सुनिएगा। देखिए राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट है, लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ना ही वह संसद की बैठक में भाग लेता है। देखिए राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, ना ही वह संसद की बैठक में भाग लेता है, परंतु कोई विधेयक जब तक विधेयक नहीं बनता जब तक उसे राष्ट्रपति पास ना करे, इसीलिए राष्ट्रपति को पावर है कि वह संसद का एक अभिन्न अंग है। प्रश्न भी बन सकता है पेपर में कि संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं, तो संसद का अभिन्न अंग किसे कहते हैं, राष्ट्रपति। यानी कि संसद से क्या भिन्न है, यानी कि संसद का ना ही सदस्य ना ही संसद की बैठक में भाग लेता है। ठीक है, जब तक कोई विधेयक नहीं बनेगा जब तक उसे राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देगा, कानून नहीं बनेगा। कानून की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत आती है, कानून की परिभाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि संघ की विधायिकाओं को क्या कहते हैं और आपके राज्य की विधायिकाओं को क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे आपकी विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। क्या होती है, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। कानून को पारित कौन करता है, कार्यपालिका कानून को पारित करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। चौथा पिलर हमारा क्या है, मीडिया, जो कि आपके अंतर्गत आता है, मीडिया। ठीक है, तो चौथा पिलर क्या होता है हमारा, मीडिया। मीडिया इसका चौथा पिलर होता है। ठीक है, भारतीय संविधान का ये सब क्या है, आपकी सरकार के अंग है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सरकार के अंगों की बात की जा रही है, ये सब सरकार के अंग है, यहाँ सरकार के अंग हैं सभी। ठीक है, ओवरऑल इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब अगर संसद की हम बात करें, अभी हमने देखा 79 आर्टिकल, 80 आर्टिकल और आपके लोकसभा। अगर आपको और भी याद नहीं होता कि कैसे करें आर्टिकल याद, तो सा से संसद, 79, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा, यानी कि सरला नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, सरला किसी किसी को तो बहुत जबरदस्त तरीके से याद रहा होगा। ठीक है, तो सरला को याद रखिएगा। कई बार मैंने आपको बताया है स्टैटिक के पॉइंटों में, कई बार मैंने आपको बताया कि सरला को याद रखिएगा। ठीक है, सरला से थोड़ी सी बातचीत भी करिएगा जिससे आपका माहौल बना रहे। ठीक है, अभी हमने देखा तो क्या ये उच्च सदन है, ये उच्च सदन है आपका। उच्च सदन का मतलब होता है बड़ों की सभा होती है जी, बड़ों की सभा। उच्च सदन है और बड़ों की सभा भी है। आपका क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन है और लोगों का सदन होता है। क्या होता है, लोगों का सदन होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, लोगों का सदन है, यानी कि निम्न सदन है और आपका उच्च सदन है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसमें जो पार्ट पढ़ेंगे, जो हम बातें जो करेंगे, यानी कि अभिन्न अंग की तो हमने बात कर ली, राष्ट्रपति से संबंधित अभिन्न अंग की बात हमने कर ली कि वह संसद की बैठक में ना ही बैठता है ना ही संसद का सदस्य होता है। ठीक है, ये तो अभिन्न अंग हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट जो यहाँ से बना है कि राज्यसभा की हम बात करेंगे, तो राज्यसभा को आपको बता दिया उच्च सदन है आपका। ठीक है, और कैसा अगर बात करें तो एक स्थायी सदन भी है, अभी कंप्लीट पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्थायी सदन भी है, स्थायी सदन है, एक ऐसा है आपके अस्थायी सदन है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया सकता। क्यों नहीं किया सकता, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को एकदम क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम देखेंगे सबसे पहले संसद के पार्ट में राज्यसभा को देखेंगे। क्या देखेंगे, राज्यसभा को देखेंगे। अब हमारा क्या रहेगा स्केल पे,
ठीक है, क्या स्केल पे रहेगा? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना की बात करेंगे तो देखिएगा, राज्यसभा आपको पता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद नंबर 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया जाएगा। और राज्यसभा के गठन में अधिकतम सदस्य जो होंगे, इनके अधिकतम सदस्य जो होंगे, अधिकतम सदस्य जो होंगे 250 होंगे। यानी कि पूरे भारत में राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य हैं। पूरे भारत में राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्यों से कितने चुने जाते हैं, यानी कि राज्यों से 238 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है। और इसमें से 12 सदस्य जो थे उन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है, कितने? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, जो कि किससे होते हैं? आपके साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं और विज्ञान से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं। इनको सदस्यों को नियुक्त करते हैं और अधिकतम सदस्य होते हैं 250। अधिकतम सदस्य आप याद रखिएगा कि अधिकतम सदस्य आखिर कितने? वर्तमान समय में 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा की सीटें होंगी, तो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और अगर हम बात करें कि राज्यसभा जो होती है हमारी, राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिएगा, राज्य मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का। तो इसमें वोट कौन डालेगा? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से समझिएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। सभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका होता है चुनाव। निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? वोट डालेंगे। अब देखिएगा, पॉइंट मैंने आपको जो लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके राज्यसभा पढ़ने पर। आप पहली बार देखेंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। बिल्कुल। अब देखिएगा, आर्टिकल नंबर 80 हो गया, अधिकतम सदस्य 245 हो गए, वर्तमान में अधिकतम से 250 हो गए, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 238 मनोनीत राज्यसभा में करता है, अभी कैंसिल कर दिया, हटा दिया गया मनोनीत सदस्यों को। अब देखिए, सदस्य जो होते हैं वो जो राज्यसभा की सीटें होती हैं, अब मान लीजिए 245 सीटों पर वर्तमान समय में राज्यसभा है, तो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहां पर हैं? यूपी में है। यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी है आपकी? यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा। तो जनसंख्या जैसे जैसे होगी वैसे वैसे क्या करेगी? आधार पर सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं आपके? तो टोटल मिला के जो अनुसूची है भारतीय संविधान में वो 12 है, जिसमें से चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची ये कहती है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, संघ व राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया जाएगा, अब मान लीजिएगा राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया, यूपी में 31 है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, राज्य व संघों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो आपके क्या करेंगे? वही सदस्य चुने जाएंगे। उनमें वोट कौन डालेगा? तो वोट डालेगा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करेंगे? वोट डालेंगे। जैसे विधायक होते हैं वो क्या करेंगे? इसमें वोट डालेंगे। राइट, क्या करेंगे? वोट डालेंगे। राइट, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब देखिएगा, चौथी अनुसूची किससे? राज्यसभा सीटों के आवंटन से। ठीक है, अब वोट डालेंगे, तो वोट डालने की वैसे तो भारतीय संविधान में जो आयु है
वो कितनी है आपकी 18 वर्ष, पहले कितनी थी 21 वर्ष थी। ठीक है, तो ये तो इलेक्टेड होके आती है, मैं आपको वोट डालने की सिर्फ आयु बता रहा हूं। अब 18 वर्ष है, 21 पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी है, अब आपकी 18 वर्ष है। ठीक है, 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत वोट डालने की जो आयु करा दी गई है वो कितनी करा दी गई है आपकी, ठीक है 18 वर्ष करा दी। ये तो वोट के, तो निर्वाचित किए गए तो इनकी तो आयु पूरी कर चुके होंगे ये पर, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए। अब अगर बात करेंगे तो राज्यसभा का, अगर आर्टिकल नंबर बात करेंगे 80 में क्या है, राज्यसभा का संगठन है। ये तो आपको पता ही है, आप कई बार इसको पढ़ भी चुके हैं, आप भूलिएगा मत बस। हाँ, जो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़े वो हमें पूरा कंप्लीट होना चाहिए। राज्यसभा का संगठन है, क्या राज्यसभा का संगठन है। अब देखिएगा, राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 63 के तहत, आर्टिकल नंबर, उपराष्ट्रपति को तो हम पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 63 के तहत उपराष्ट्रपति होगा जो कि भारत का दूसरा नागरिक होगा। अब उपराष्ट्रपति जो होगा वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो किसका पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। पदेन सभापति मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में जब कार्य करेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल नंबर 64। कौन सा आर्टिकल लगेगा, 64 आर्टिकल लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो भारत का राज्यसभा का सभापति भी होगा, राइट। तो राज्यसभा का सभापति भी आपका कौन होगा, ठीक है, तो यही होगा आपका उपराष्ट्रपति। देखिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब आपको मैंने इसलिए पढ़ाया है सब, जिससे आप अच्छे से इसको समझ जाएं। यही फैक्ट है लोकसभा, इसी तरह से पढ़ेंगे। राज्यसभा के फैक्ट देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं। यानी कि राज्यसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत आती है। अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, राज्यों से 238 सदस्य होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, कला साहित्य विज्ञान से होते हैं। अभी इनको हटा दिया गया है, लास्ट में बताएंगे कि किस संशोधन के तहत इन्हें हटा दिया गया है, पहला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन करते हैं वो जनसंख्या के आधार पर करते हैं। तो जनसंख्या जहां पर जितनी होगी उसी आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन भी किया जाएगा। तो राज्यसभा सीटों का जब आवंटन किया जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। किस अनुसूची के अंतर्गत, चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा सीटों का आवंटन हो गया संघ व राज्य क्षेत्रों के लिए। उसके बाद राज्यों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और राज्यों के प्रतिनिधि में वोट कौन डालेगा, तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं यहाँ पर। अब वोट डालेंगे। अब फिर से हमने लिखा था अनुच्छेद 81 में राज्यसभा का संगठक है। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य वह नहीं होगा। तो राज्यसभा का सदस्य वह नहीं होगा। ठीक है, पदेन सभापति आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, और आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। जब वह पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा तो उसको वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के बराबर मिलेंगे, लेकिन जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह, याद ध्यान रखिएगा, जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। याद रखिएगा, पॉइंट क्या बोला,
जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं वो। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, अब मान लीजिए सभापति है नहीं तो कौन करेगा, उपसभापति होगा, तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, लेकिन वह उपराष्ट्रपति या सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में से ही वो चुना जाता है। ठीक, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो राज्यसभा के जितने भी स्पेशल पॉइंट थे, जितने भी स्टेटमेंट के पॉइंट थे, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं मात्र यहाँ पर 10 से 15 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा हमारी किस हद तक आती है, आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी परेशानी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, अब बाकी आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें, हमने सब कुछ देखा है, उसके बाद में 64-65 अगर हम बात करें राज्यसभा का सभापति उपसभापति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखते हैं, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 89। ठीक है, कहां पे लिख दें, ठीक, आर्टिकल नंबर 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति आते हैं, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति आते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी सदस्य जो है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कोई भी सदस्य जो है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सदनों में अगर वह चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर, कितने 10 दिन के अंदर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। अगर वो सूचना नहीं देता है, अगर वह सूचना नहीं देता है तो उसे लोकसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी या राज्यसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। यदि वह ऐसा खो जाता है, अगर ऐसा खो जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर ये सूचना देनी होगी कि भाई हम किस सदन में रहेंगे। अगर वो सूचना नहीं देता है तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली कर दी जाएगी। ठीक है, राज्यसभा की सीट क्या होगी, खाली कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके, ठीक है, क्या पॉइंट को देखेंगे, अब हम देखेंगे लोकसभा को। ठीक है, अब देखते हैं लोकसभा को। ठीक है, हेडिंग डालिएगा लोकसभा की संरचना। ठीक है, लोकसभा की संरचना। अब बात करेंगे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा क्या कहती है हमसे, तो लोकसभा तो हमसे बहुत कुछ कहती है, इतना कुछ कहती है, बहुत ज्यादा कहती है। ठीक है, लोकसभा, तो लोकसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 80 के अंतर्गत की जाती है, आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत की जाती है, सॉरी आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत की जाती है। क्या कुछ पॉइंट रह गए, अगर कुछ पॉइंट रह गए तो समझिएगा, आपको बताएंगे किस कौन से पॉइंट रह गए हैं। लोकसभा एक स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे आते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट राज्यसभा के बारे में रह गया, उसको देख लीजिएगा। अब अगर राज्यसभा की अगर बात करें तो देखिएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब राज्यसभा जो है वो क्या स्थायी सदन है पूरी तरीके से। ठीक है, इसे विघटन नहीं किया जा सकता है, स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, यानी कि विघटित भी इसे नहीं कर सकते हम, विघटित नहीं कर सकते इसे। लेकिन क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं किसके, आपके राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में, ये देखिएगा स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब जो सेवानिवृत्त जो व्यक्ति होते हैं, ये कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, निर्वाचन हो सकता है इनका, चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार भी लड़ सकते हैं, कोई भी समय सीमा तय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा अच्छे से कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो विघटित नहीं होता है, क्योंकि उच्च सदन होता है। क्यों क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में,
1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और सेवानिवृत्त व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार भी वहां पर मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब संसद ने राज्यसभा का कार्यकाल तय नहीं किया है। ठीक है, संसद ने राज्यसभा का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन कह सकते हैं जनप्रतिनिधि के अधिनियम के अगर अनुसार बात करें तो 6 वर्ष क्या होता है, लोकसभा का नहीं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और अगर अधिकतम आयु की बात करेंगे तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, 30 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल क्या निर्धारित है, ये भी देखेंगे। राज्यसभा के लिए संसद ने निर्धारित नहीं किया है, कहां पर है, 6 वर्ष है या आपकी 30 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु न्यूनतम आयु कितनी है आपकी, 30 वर्ष है। और अधिकतम आयु कोई भी नहीं होती भारत में, किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए कोई भी अधिकतम आयु नहीं है, चाहे वो किसी का भी इलेक्शन हो। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु है। राज्यसभा का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वह 6 वर्ष करे, 7 वर्ष करे, 8 वर्ष करे, 9 वर्ष करे या 0 कर दे, कुछ नहीं पता। क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त आपके हो जाते हैं। तो 1/2 वर्षों में पूरी तरह से सेवानिवृत्त आपके हो जाते हैं। इसलिए अभी के लिए माना जाता है कि 6 वर्ष है और आपका 30 वर्ष है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी कि लगातार चलती रहती है संस्था आपके, इसलिए पॉइंट थोड़ा छूट गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और सेवानिवृत्त वाले व्यक्ति को किसी भी टाइम पर किसी भी समय इलेक्टेड किया जा सकता है, कितनी बार भी चुनाव ले सकते हैं। अब देखिएगा लोकसभा की संरचना के बारे में अगर बात करें तो 81 लोकसभा की संरचना आती है। अधिकतम सदस्य जो होते हैं, अगर अधिकतम सदस्यों की बात करें, ठीक है, तो अधिकतम सदस्य होते हैं 552। अधिकतम सदस्य 552 होते हैं जो कि राज्यों से चुने जाते हैं। राज्यों से 530 सदस्य चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य। और आपके जो राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है वो कितने सदस्य होते हैं, वो आपके 2 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 सदस्यों को, यानी कि वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, तो 545 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आपकी लोकसभा की कहां पर है, यूपी में है। 80 सीटें लोकसभा की हैं यूपी में, सबसे ज्यादा है। राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में, यानी कि मेन टारगेट क्या है, यूपी। ठीक है, तो यूपी में है। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, पॉइंट सिर्फ सुनिएगा, लोकसभा के अगर अध्यक्ष की बात करें, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सबसे पहली बात शपथ ग्रहण नहीं कर सकते। तो लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, देखिए भारत का निर्वाचन आयोग का कोई भी सहयोग नहीं होता लोकसभा का इलेक्शन कराने के लिए। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके चुनाव की जो तारीख निर्धारित करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और लोकसभा के सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष चुना जाता है, और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख को कौन निर्धारित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तारीख को करते हैं, किसके, उपराष्ट्रपति के, नहीं। अभी पॉइंट आपके किस बेस पे पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा लोकसभा शपथ नहीं लेता, स्टेटमेंट बनता है लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता, तो बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। लोकसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, तो गलत है भाई, निर्वाचन आयोग नहीं कराता, कौन कराता है, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। और जब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब क्या होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष चुनाता है वो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, अब लोकसभा अस्थायी सदन है, तो लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कार्यकाल तो वैसे 5 वर्ष बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको समाप्त कर सकता है। 5 वर्ष और 25 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा इलेक्शन लड़ने की, 25 वर्ष।
अस्थायी सदन है, यानी कि जनता का सदन है, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। यानी कि जनता का सदन क्या है, क्योंकि संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके सदस्यों को चुना जाता है प्रत्यक्ष मत के द्वारा। इसमें कौन वोट डालता है, तो इसमें जनता वोट डालती है, प्रत्यक्ष मत के द्वारा चुना जाता है। तो पावर किसके पास ज्यादा है, राज्यसभा का सदस्य बनिएगा या लोकसभा का सदस्य, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा उसको कहते हैं लोकसभा। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे विघटित कर सकता है, 5 साल से पहले विघटित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, कल ही हमने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से भंग नहीं कर सकता, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा का विघटन कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है, लोकसभा सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो प्रधानमंत्री। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस समय कहाँ के हैं, आपके लोकसभा सांसद, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा एमपी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मत के द्वारा चुना जाता है। अस्थायी सदन है क्योंकि किसी भी समय लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी हमारे कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है जो लोकसभा को किसी भी समय विघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, कैसे कैसे सदन होते हैं, कैसे कैसे इनके अंतर्गत बातें होती हैं। जिन बातों को हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, देखिएगा पूरे अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं संविधान के अंतर्गत वो सब इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, प्रश्नों पर बात करेंगे। पहले दूसरे, पहली बार लोकसभा गठित कब हुई, पहली बार राज्यसभा गठित कब हुई, इन सभी को प्रश्नों पर ही हम देख लेंगे। ठीक है, टाइम को देखते हुए इन सभी को प्रश्न पर ही देख लेंगे। भारतीय संविधान भारतीय संसद के अंग हैं, तो भारतीय संसद का लोकसभा भी अंग है, राज्यसभा भी अंग है। अभिन्न अंग है आपका राष्ट्रपति, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता, संसद की बैठक में भाग नहीं लेता, इसीलिए उसे अभिन्न अंग कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा हमारा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अब देखिएगा फटाफट आप कर देंगे, बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने सरकार की संसदीय पद्धति को उधार लिया है। ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से तो कुछ लिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है समवर्ती सूची को, समवर्ती सूची, और केंद्र में अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियों को भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, शक्तियों को भी लिया गया है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, ब्रिटेन से हमने ली एकल नागरिकता को, भूलिएगा नहीं भाई, ब्रिटेन से क्या लिया, एकल नागरिकता। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसे भी हमने ग्रहण किया। आईएएस का पद लिया था, संसदीय व्यवस्था को लिया था, संसदीय व्यवस्था को भी लिया था, एकल नागरिकता को लिया था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था को भी लिया था, संसद भी हमारी कैसी है, द्विसदनीय व्यवस्था है आपके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंटों को लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, तो हमने कहाँ से ली संसदीय प्रणाली, कहाँ से उधार ली, आपके ब्रिटेन के संविधान से उधार ली थी। कहाँ से उधार ली थी, ब्रिटेन के संविधान से हमने उधार लिया है, किसको, ठीक है, संसदीय पद्धति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 250 निर्धारित की गई। अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो सही कथन बताना है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिएगा प्रश्न बना, चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया।
राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामित करता है। ठीक है, कितने करता है? 12 सदस्यों को। देखिएगा, RS यानी कि राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य। अब इनको कम कर दिया गया है, यानी कि 104 संविधान संशोधन 2000 104 संविधान संशोधन 2009 के तहत राज्यसभा और लोकसभा में से जो सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे उनको क्या कर दिया गया? उनको हटा दिया गया। उनको हटा दिया गया, यहां से सदस्यों को हटा दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, तो सदस्यों को हटा दिया गया, अब नहीं होंगे, लेकिन उस समय ये प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका आंसर भी क्या होगा? राइट ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा में कितने? 2, राज्यसभा में कितने? 12। ओके, तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 12। पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में। डेट क्या थी? 13 मई 1952 को। देखिएगा, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में, वो भाग नंबर 20 से ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है? तो 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। और आपके किस देश के संविधान से ग्रहण करी है हमने संशोधन की प्रक्रिया? तो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। किसके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 6 वर्ष इसका कार्यकाल है, लेकिन कार्यकाल संसद के द्वारा तय नहीं किया गया है। 6 वर्ष कार्यकाल है और 30 वर्ष क्या है? सदस्यता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा की बात करेंगे तो 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष और आपके 25 वर्ष, 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु। ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? लोकसभा पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर आपके 51 के अंतर्गत आती है, सॉरी 81 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद नंबर 81 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगर 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल आता है, नेशनल इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। कितनी बार लगा? तो सबसे पहले 1962 में लगा था, फिर 1971 में, फिर 1975 में। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1975 में आंतरिक अशांति के लिए लगा था, आंतरिक अशांति के लिए लगा था। ठीक है, 1971 में बात करेंगे तो भारत व चाइना या भारत व पाकिस्तान के युद्ध के मध्य लगा था। यहां बात करेंगे तो भारत व चाइना के अंतर्गत लगा था, भारत व चाइना के अंतर्गत लगा। ठीक है, 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आपातकाल लगाने की शक्ति किसकी है? आपके राष्ट्रपति जी की है आपातकाल लगाने की शक्ति। लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545, 550, 552, 560। अगर आप 2 सदस्यों को हटा देंगे 104 संविधान संशोधन के तहत, तो आंसर आज की डेट में क्या होगा? 550 सदस्य आज की डेट में होंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया होगा 2019 से पहले, तो इसमें अधिकतम सदस्य कितने लगे होंगे? 552 इसके अधिकतम सदस्य लगे होंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपके 25 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आपके 25 वर्ष है। राइट। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 13 मई 1952 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। किसका? लोकसभा का।
लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर कब से कब तक रहे? तो 1952 से 1956 तक रहे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति। जीएल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले पदेन सभापति। राज्यसभा के पहले पदेन सभापति थे, पहले पदेन सभापति। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। सब लोगों को पता होंगे, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन होना चाहिए। मैंने अभी बताया प्रधानमंत्री को कहां पर बहुमत का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना उसको आवश्यक है। ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा, अभी उपाध्यक्ष पढ़े जीवी मालवंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अंग्या। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा के कार्य का समन्वय लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो कौन करता है लोकसभा के कार्य, कौन करता है? ठीक है, तो वक्ता के द्वारा किया जाता है। वक्ता मतलब अध्यक्ष जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। भारत में लोकसभा की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसने लता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? इसने लता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। मीरा कुमार लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, सेकंड महिला अध्यक्ष लोकसभा की। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। सॉरी, सेकंड महिला अध्यक्ष हैं आपकी सुमित्रा महाजन, और पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ आपकी सुमित्रा कुमार है। तो सुमित्रा महाजन है, सुमित्रा महाजन दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, पहली मीरा कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पहली कौन है? मीरा कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा था, कौन है आपकी? मीरा कुमार है। सुमित्रा महाजन जो है आपके, ठीक है, सुमित्रा जो महाजन है आपके वो कौन है? तो सुमित्रा महाजन दूसरी लोकसभा की अध्यक्ष हैं। पहली, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पीए सांगमा। पीए सांगमा प्रथम अध्यक्ष थे, जो कहाँ के थे? आपके लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? फिर से प्रश्न सरल आ गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पेपर में होगा नहीं क्या? बिल्कुल होगा, एकदम होगा। स्टेटमेंट राज्यसभा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या 250 है, बिल्कुल। राज्यसभा में 238 सदस्यों को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल। ये अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन जैसे मामलों लोकसभा के साथ समान रूप से विधीय शक्तियां साझा करते हैं? नहीं करते हैं। 1 और 2 राइट है हमारा, केवल 1 और 2 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 और 2 ही इसका राइट आंसर है। कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, बताया था ना मैंने, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता। अध्यक्ष को अपने पद ग्रहण करने की शपथ पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। अध्यक्ष वोटों की समानता के मामलों में निर्णायक मंडल का प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका है नहीं 2 और 3 वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 और 3, यानी कि अध्यक्ष वोटों की समानता के मामले में निर्णायक मंडल का प्रयोग नहीं करता है, तो अध्यक्ष के लिए वोटों की
नहीं करता है, नहीं कि 2 और 3 आपका सही है, क्योंकि ये दोनों आपका सही है, ऑप्शन नहीं है, तो 2/3 आपका सही है। ठीक है, 2/3 आपका सही है। मैंने आपको समझाया, शुरुआत में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? मैंने कहा लोकसभा अध्यक्ष जो है वो पद की शपथ लेता ही नहीं है, तो उसको दिलाएगा कौन? कोई दिलाने वाला नहीं है। ठीक है, नोट्स आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ले सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो हमें, है ना, और बता सकते हो कि किसकी आप तैयारी कर रहे हो, किसका नोट्स चाहिए। सभी के नोट्स हैं आपके, फिलहाल अभी स्पेशल RO PCS के नोट्स हैं आपके। ठीक है, अब आप हर जगह फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, हर जगह आपको हम ही उपस्थित मिलेंगे और आपके लिए संविधान की क्लासें लगातार जारी हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, दूसरी क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास पार्ट नंबर 2 हमारा संसद का होगा। ठीक है, धन्यवाद।